नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल लोथल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल स्थित है। यानी कि हड़प्पा नामक पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई भारतीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे बड़े स्थलों में से एक राखीगढ़ी भारत में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा स्थलों के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, रोपड़, धोलावीरा आदि ये हड़प्पा सभ्यता स्थल हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बात करें आगे, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है और सिंधु सभ्यता का लोथल नामक स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? भारत में ही। आगे बात कर लेते हैं। दिसंबर 2014 में बिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर किसे माना गया है? तो वो बिरडाना को माना गया है और जिसकी खोज दिसंबर 2014 में की गई थी। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नगार या अन्न कोठार या धान्यगार है। तो इसकी अन्नगार धान्यगार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो वह है अल्लादिनो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लादिनो है। अगले प्रश्न के बारे में पढ़ लेते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर का त्याग कर दिया था, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और मौर्य राजवंशों ने 137 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मौर्य शासकों के बारे में। बात करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इनका शासनकाल 321 से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया, लगभग 24 वर्ष। बात कर लेते हैं सम्राट बिंदुसार के बारे में। तो इन्होंने 298 से 271 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। बात कर लेते हैं सम्राट अशोक महान के बारे में। तो सम्राट अशोक महान ने 269 ईस्वी से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया लगभग। आगे बात कर लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता क्या था? मौर्य नगर का प्रमुख है। चंद्रगुप्त के कितने विवाह हुए थे? तो चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा मौर्य था और भद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वह भद्रथ था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ? तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और सेना उसकी भाखड़ी हुई। तो मोहम्मद गौरी की त्राइन के प्रथम युद्ध में हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। बात कर लेते हैं आगे। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में त्राइन में के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। यानी कि त्राइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ और उसमें विजय हुई मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को भी पराजित किया था और त्राइन का मैदान हरियाणा के करनाल और सोमेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र के बीच में स्थित है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, किसने किया था? तो वो किया था मुर्शिद कुली खान ने। तो अब मुर्शिद कुली खान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। मुर्शिद कुली खान नासिरी राजवंश से बंगाल के पहले नवाब थे। तो बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान नासिरी राजवंश से संबंधित हैं। मुर्शिद कुली खान, जिन्हें मोहम्मद आदि के नाम से भी जाना जाता है, तो मुर्शिद कुली खान का अन्य नाम क्या था? मोहम्मद आदि। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब कब से कब तक? नवाब 1717 से लेकर 1727 तक रहे। और मुर्शिद कुली खान की 1727 ईस्वी में मृत्यु के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना बंगाल का? तो उद्दीन मोहम्मद खान। और मंसूर अली खान बंगाल के अंतिम नवाब थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। 1856 ईस्वी के विधवा 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान आया था। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान कौन सा अधिनियम आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 के बीच रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों के कारण ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बन सका था। तो किसकी कोशिशों के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बन सका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। यह नीति अंग्रेजों ने सन 1905 में भारतवासियों के लिए अपनाई। और फूट डालो राज करो, इस नीति के कारण भारत और बांग्लादेश ही अलग अलग हुए थे। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी और यह भारतवासियों के लिए अपनाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो लगभग 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। यह गृह युद्ध 2 भागों में हुआ था। प्रथम गृह युद्ध 1642 से 1646 ईस्वी तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1646 से 1649 ईस्वी तक चलता रहा। बात कर लेते हैं आगे। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड का गृह युद्ध, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मूल कारण था इंग्लैंड की सरकार के स्वरूप को लेकर राजा और संसद के बीच में विभेद होना, तभी इंग्लैंड का गृह युद्ध शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर तथा जे.जी. रीड ने मध्य एशिया में बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान माना है। में तो आर्यों ने मुख्य धंधा खेती को अपनाया था और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का आदिदेश बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तो आर्यों का आदिदेश किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की।